नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी कश्मीर में यात्रा को मिल रहे भरपूर समर्थन की, पहलवानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन की, जानेंगे जजों की नियुक्ति मामले में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, त्रिपुरा ने क्यों बढ़ाई चुनाव आयोग की चिंता, बात करेंगे 3 राज्यों में मुश्किल में फंसी बीजेपी की, उमा भारती के शिवराज सरकार पर निशाने की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में गरमाई सियासत। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर लगाया गंभीर आरोप, बोले भारत राष्ट्र समिति की है बीजेपी से मिली भगत। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हुई सुनवाई, अब 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मथुरा कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर हो सकता है टकराव, सरकार ने दोबारा वीके सक्सेना को भेजी टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर भेजने वाली फाइल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 253 अंकों की गिरावट के साथ 60,602 पर हुआ बंद, निफ्टी 85 अंकों की गिरावट के साथ 18,022 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। जहां आज यात्रा का दूसरा दिन था, वहीं आज एक बार फिर राहुल गांधी सुर्खियों में छाए रहे। आखिर क्या रही इसकी वजह और क्या रहा यात्रा में आज के दिन भर खास, और राहुल को मिला किस किस का साथ, देखिए खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की अगुवाई में कठुआ से यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल आज बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनकर यात्रा करते नजर आए। तेज बारिश भी आज राहुल के कदम को नहीं रोक पाई। घाटी में भी लोग सड़कों के दोनों किनारों पर राहुल का इंतजार करते नजर आए। आपको बता दें कि पदयात्रा के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज सुबह उन्होंने 21 किलोमीटर की यात्रा में हिस्सा लिया था। भारत जोड़ो यात्रा का आज जम्मू कश्मीर में दूसरा दिन है। कठुआ जिले में भारत जोड़ो यात्रा बारिश के बीच ही शुरू हुई थी। राहुल के साथ यात्रा में लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। यात्रा सुबह 8 बजे हटली मोड़ से शुरू हुई। इसके बाद कालीबाड़ी पल्ली मोड़ से होते हुए बरनोटी तक पहुंची। परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने राहुल गांधी के साथ करीब 30 मिनट बातचीत की। गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित कई पूर्व सैनिक भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते चले। बरनोटी में पूर्व एमएलसी ठाकुर बलबीर सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले सुबह के वक्त शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल के साथ पैदल यात्रा में हिस्सा लिया। राहुल को जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त जन समर्थन मिला है, जिसने बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि यात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रही है। कल यानी 21 जनवरी को यात्रा चडवाल में ही विराम करेगी। यात्रा 22 जनवरी को फिर से आगे के सफर पर बढ़ेगी। इधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा पुख्ता की गई है। शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन का विराम दिया गया है। इस बीच राहुल भी दिल्ली लौट आए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है। बीजेपी की बेचैनी सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि पहलवानों ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि पहलवान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और बृजभूषण इस्तीफा देने को राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी सरकार को जमकर घेर रहा है। कुश्ती फेडरेशन और पहलवानों के बीच लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिख रही है। धरने पर बैठे पहलवान साफ कर चुके हैं कि वो लड़ाई जीतकर ही उठेंगे। इस बीच हरियाणा की 1 दर्जन से ज्यादा खाप पंचायतें खिलाड़ियों के समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। यूपी से भी खिलाड़ियों के पक्ष में आवाज उठने लगी है। इस बीच खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री की आज भी बातचीत हुई। कुश्ती के खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ कुश्ती फेडरेशन तक सीमित नहीं है। ओलंपिक एसोसिएशन से भी पहलवानों की शिकायतें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें हैं कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से, जिनके खिलाफ अब कभी भी खिलाड़ियों की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। इस बीच सरकार की ओर से अभी तक खिलाड़ियों को आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार बृजभूषण पर सीधे कार्रवाई से बचती दिख रही है। इस बीच आज एक बार फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खिलाड़ियों की मुलाकात हुई। इस मामले में सरकार मजबूरी दिखा रही है। खेल मंत्रालय की ओर से संकेत दिया जा रहा है कि कुश्ती फेडरेशन पर डायरेक्ट एक्शन लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वो बृजभूषण को बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए जरूर कुश्ती फेडरेशन को भंग कर सकता है। पहलवानों ने भी आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी बताई है। बृजभूषण पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने विनेश फोगाट को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि वो अपनी जान देने को तैयार हो गई थी। इस बीच विनेश फोगाट ने कहा कि हमने जो इल्जाम लगाए हैं वो सच हैं। अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम केस करके आगे बढ़ेंगे। हमें अब तक सुना गया है, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। हमारा धरना कल भी चलेगा। हम यही मेट लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अपने नेता को बचा रही है, यानी पूरे मामले में सरकार घिर गई है।
केंद्र सरकार तो वैसे जजों की नियुक्ति में हो रही देरी के मामले में भी घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है और अल्टीमेटम दे चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुनाई है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति का मामला अब टकराव में बदल चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के कोलेजियम व्यवस्था पर दिए गए बयान ने इस मामले को ज्यादा तूल दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के लिए 5 जजों की नियुक्ति की फिर से सिफारिश की है। साथ ही इनके नाम लौटाए जाने की आलोचना की है। कोलेजियम ने कहा कि सरकार की आपत्तियों पर विचार करने के बाद फिर से भेजे गए प्रस्तावों को लौटाना सही रुख नहीं है। कोलेजियम ने ये टिप्पणी 2 वकीलों अमितेश बनर्जी और साक्य सेन को कलकत्ता हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की कोलेजियम की सिफारिश लौटाए जाने पर की है। कोलेजियम ने तीसरी बार इनकी नियुक्ति को जल्द मंजूरी देने के लिए कहा है। इसके अलावा सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाई कोर्ट, समलिंगी सौरभ किरपाल को दिल्ली हाई कोर्ट और आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी दोबारा की है। कोलेजियम ने पहली बार जुलाई 2019 में अमितेश और साक्य के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि केंद्र ने 2 साल बाद इनके नामों को वापस भेज दिया। केंद्र का साफ कहना है कि जिन जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने सिफारिश की है वो केंद्र सरकार की नीतियों की कई बार आलोचना कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि सरकार इन नामों पर सहमत नहीं हो रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव बढ़ना तय है। कोलेजियम ने तीसरी बार इनकी नियुक्ति को जल्द मंजूरी देने के लिए कहा है। जजों की नियुक्ति मामले में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, तो त्रिपुरा में हुई घटना पर चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आखिर क्या है मामला जिससे टेंशन में दिख रहा चुनाव आयोग, देखिए खास रिपोर्ट में। त्रिपुरा चुनाव के लिए भी हाल ही में तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके बाद से राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। लेकिन इस बीच एक और खबर आई जिसने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी और इस मामले ने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है और अब आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पश्चिमी त्रिपुरा जिले के मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बाइक रैली पर हमला हुआ, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि जिरानिया सब डिवीजन में 4 स्थानों पर एक बाइक रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने कथित तौर पर हमला किया, जिसमें एआईसीसी महासचिव अजय कुमार सहित 15 पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने सीओ के कार्यालय को डीजीपी त्रिपुरा से एक रिपोर्ट लेने और 20 जनवरी यानी आज शाम तक जमा करने को कहा था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को दोपहर बाद नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे थे और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि मामले की जांच जारी है और कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये घटना बीजेपी के डर को जाहिर कर रही है। बीजेपी भाप चुकी है कि कई राज्यों में उसका जनाधार अब कमजोर हो चुका है और कांग्रेस मजबूत हो रही है, जिसके चलते सत्ताधारी बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस का आरोप है कि उसकी रैली को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया। अब कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आ जाएगा। फिलहाल इस घटना ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है। वैसे सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं बल्कि नागालैंड और मेघालय का भी सियासी पारा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह है विधानसभा चुनाव और इन चुनावों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। 2019 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही उसके सहयोगी एक के बाद एक साथ छोड़ रहे हैं। अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सुभाषपा, एमजीपी सहित कई पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ चुकी हैं और अब पूर्वोत्तर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही यहाँ बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगे हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मेघालय में लगा है, जहां सत्तारूढ़ एनपीपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। एनपीपी अपने 4 सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस गठबंधन में बीजेपी को जगह नहीं दी गई है। इसके बाद बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर त्रिपुरा में भी बीजेपी और आईपीएफटी के बीच 5 साल का पुराना गठबंधन भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है। यहाँ आदिवासी समुदाय की पार्टी टिपरा मोथा ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टिपरा मोथा ने आईपीएफटी को गठबंधन का ऑफर देते हुए कहा कि आदिवासी अधिकार की रक्षा के लिए दोनों को साथ आना होगा। आईपीएफटी ने भी टिपरा मोथा से गठबंधन के संकेत दिए हैं। साफ है कि त्रिपुरा में नया समीकरण बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ाएगा ही, साथ ही बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। मुश्किल में फंसी बीजेपी को नागालैंड में जरूर राहत मिली है। यहाँ एनडीपीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया है, लेकिन इस गठबंधन में भी बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करनी पड़ी है। गठबंधन
गठबंधन में नागालैंड की 60 सीटों में से एनडीपीपी के हिस्से में 40 और बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 20 सीटें आई हैं। साफ है बीजेपी के लिए इस बार पूर्वोत्तर की लड़ाई बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी फंसी हुई है। ऐसे में अपनी हार को जीत में बदलने के लिए नई राह तलाश रही है। बीजेपी की चिंता उनकी अपनी नेता उमा भारती ने भी बढ़ा रखी है, क्योंकि वो बार बार अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी कर रही हैं, जिससे शिवराज सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। तो अब किस मामले में सरकार पर बरसी उमा भारती, देखेंगे रिपोर्ट में। अवैध उत्खनन पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब उमा भारती के निशाने पर आ गई है। हाल ही में उन्होंने मुरैना दौरे के दौरान दिखे अवैध उत्खनन पर कई ट्वीट किए हैं। उमा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं एक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली से धौलपुर गई थी। वहां से मुरैना के अजनोद गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में जा रही थी। तब गांव के नजदीक उत्खनन होते देखा। पहले लगा ये वैध होगा, पर पूछने पर पता चला कि अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। ये भयानक और शासन के लिए चुनौती है। ऐसा किसी भी शासन के होते हुए नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से कोई भी शासन का अस्तित्व स्वीकार नहीं करेगा। मैं मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करूंगी और इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहूंगी। ये अराजकता है, इस पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन के लिए बदनाम है। चंबल नदी पर तो प्रतिबंध के बावजूद खनन माफिया इतना हावी है कि बड़े बड़े अधिकारी वहां से आंख बंद करके निकलते हैं। अब अवैध उत्खनन पर उमा भारती ने अपनी ही बीजेपी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अवैध उत्खनन को अराजकता तक कह दिया। जिस तरह के ट्वीट उमा भारती ने किए हैं, इतने तल्ख लहजे में तो विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठा पाया है। उमा सिर्फ अवैध उत्खनन को लेकर ही सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रही। नशा मुक्ति पर उमा भारती शिवराज सरकार की किरकिरी कर चुकी हैं। अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। अब अगर इस मामले को उमा भारती ने अभियान बना लिया तो शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है और अब ये मामला बिहार सरकार की चुनौती बढ़ा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज मामले में सुनवाई हुई। तो क्या बोला कोर्ट, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने आज करारा झटका दिया है और कोर्ट के इस रुख ने बिहार सरकार को राहत दी है। दरअसल जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याचिका को प्रचार के लिए दाखिल बताया। साथ ही याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की बेंच में हुई। इस मामले में 3 याचिकाएं लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका हाईकोर्ट की बजाय अपने पास दाखिल होने पर सवाल उठाया। जस्टिस गवई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने अहम टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर इस तरह की जनगणना नहीं होगी तो राज्य आरक्षण जैसी नीति को सही तरीके से कैसे लागू कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं NGO एक सोच एक प्रयास, नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि जनगणना अधिनियम के तहत राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार ही नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करके हिंदू सेना को झटका दिया है, साथ ही बिहार सरकार को राहत दी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।